सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर हरियाणा जीके की जो हमारी लास्ट 5 ईयर की सीरीज चल रही है। ठीक है, इसके अंदर आज हम कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं? आज हम जो है 140वां पार्ट जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मात्र 2 वीडियो जो है इस पार्ट में रह जाएंगी। पूरी जो सीरीज है वो आपको देखनी बेहद जरूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप यहाँ से देख लीजिए, ये 142 शिफ्ट का मतलब पता है क्या है? 142 शिफ्टों का मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके क्लियर होना चाहिए कि ये वीडियो सीरीज क्यों आपको देखनी जरूरी है। ठीक है, अगर आप हरियाणा जीके में पूरे यानी कि 20 में से 20 क्वेश्चन करना चाहते हैं ना, तो आपको ये 3000 क्वेश्चन देखने ही देखने पड़ेंगे। अब क्यों देखने पड़ेंगे ये भी बता देता हूँ। जरूरी नहीं है आप मेरे साथ ही जुड़कर आपको ये वीडियो देखनी है। ठीक है, अब बहुत बच्चों को लगता होगा कि व्यूज इतने ज़्यादा मिल जाते हैं, भाई ये तो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार जो है आपकी इस बात को साइड में रख लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, आपको ये 3000 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये 3000 क्वेश्चन करने हैं। अब ये 2 चीज़ों से आप कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये मेरी वीडियोज़ होगी। ठीक है, ये वीडियोज़ होगी, ये क्या है, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, साथ में इनकी पीडीएफ भी फ्री है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दूसरी चीज़ आपको ये कहाँ से मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको मिलेगी, ये आपको टोटल 142 शिफ्ट में यूट्यूब पर तो कहीं नहीं मिलेगी, इतना तो मेरा पक्का दावा है। ठीक है, दूसरा अगर आप करेंगे तो आपको एक बुक लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक बुक आपको कोई भी मिल जाएगी पिछले प्रीवियस ईयर पेपर की, उसमें आपको ये 142 शिफ्ट मिल जाएंगे। वो कितने की मिलेगी? 200, 250 या फिर 300 रुपये तक की जो है ये पुस्तक आपको आराम से मिलेगी, 300 रेट की। और इसमें भी आपको क्या मिलेंगे? ये 300 ही, जो 3000 क्वेश्चन है ना, सिर्फ यही मिलेंगे। ये जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐड किया है ना मेरे भाई, ये आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, हर वीडियोस में आपने देखा होगा एक बढ़िया एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया है, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। बस आपको ये ओनली 3000 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन मिलाकर जो है आपकी यहाँ पे 5000 प्लस क्वेश्चनों की जो है यहाँ पर तैयारी हो जाएगी इस प्लेलिस्ट से मेरे भाई। ठीक है, तो आपको चूज करना है कहां से आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको तैयारी करनी है। बिल्कुल आप स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत में आपने जन्म लिया है। बस मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। मैं आपको बता सकता हूं कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, बाकी आपका माइंड है। आपको जहां पे सेटिस्फेक्शन मिले वहां से आपको तैयारी करना चाहिए। मकसद हम दोनों का एक ही है, आपका सिलेक्शन लेना बेहद जरूरी है 2026 हरियाणा पुलिस में मेरे भाई। ठीक है, तो ये 5000 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है हरियाणा जीके के लिए। ऑलमोस्ट यहाँ पे हरियाणा जीके मैंने ओवर कर दी है 142 पार्ट में मेरे भाई। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। बाकी आपका जो कमेंट होगा वो जरूर बताना कि भाई कैसी आपको ये सीरीज लगी है। ठीक है, 142 शिफ्टों की, और डेफिनेटली आपको करने ही पड़ेंगे 142 शिफ्ट। इससे कम में काम नहीं चलने वाला है एचएसएससी हरियाणा पुलिस 2026 में। कंपटीशन जो है बहुत हाई हो चुका है। 3 लाख जो है बच्चे यहाँ पर बैठने वाले हैं। 3 लाख बच्चों ने जो है फॉर्म इसके अंदर फिल किया है, और मात्र पोस्ट कितनी है? पोस्ट जो है 5500 पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है, और 3,55,000 में देख लेना, बिल्कुल हाई कट ऑफ जाएगी, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, हाई इसके अंदर कट ऑफ जाएगी। पिछली कट ऑफ कितनी गई थी? 71 कट ऑफ गई थी, तो इसमें बिल्कुल भी शौक होने की जरूरत नहीं है। इस बार कट ऑफ 73 या फिर 74 चली जाए तो कोई भी शौकिंग की वाली बात नहीं है मेरे भाई। इसीलिए जो बच्चे 55 60 के बीच में है ना, ये बच्चे, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ इस बात से खुश होने से काम नहीं चलेगा कि हमारे भाई 55-60 नंबर बन गए हैं सीटी 2025 में, हमारा नाम पीएमटी पीएसटी में भी आ जाएगा और रिटन एग्जामिनेशन में आ जाएगा। ये नाम तो सबका ही आने वाला है मेरे भाई। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे कमेंट्स में वीडियो में कहते रहते हैं भाई मेरे मार्क्स जो है, मेरे मार्क्स कितने हैं, इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स है, क्या मेरा जो है नाम आएगा या फिर नहीं आएगा? तो भाई मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ऐसे बच्चे जो है रेस में है ही नहीं मेरे भाई। जो अभी तक ये करके बैठे हुए हैं ना कि मेरा नाम आएगा या फिर नहीं आएगा, ऐसे बच्चे रेस में है ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, अब आप अपना देख लेना आप कहाँ पर हैं। तो इन बच्चों को जो है सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपना टारगेट 75 मान के चलना है। अब आप देख लेना 55 से लेके 75 तक आपका टारगेट कैसे पूरा होगा, वो आप खुद समझदार है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, और वीडियो को लाइक कर देना जरूर। ठीक है, बस इतना सा मेरा काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस कंटिन्यूटी बनाए रखना। जैसे अभी कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे डेली वीडियोस देखते हैं, और यकीन मानिएगा ऐसे ही बस अगर आप रिटन एग्जामिनेशन तक लगे रहे ना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, और वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना मेरे भाई। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच मशहूर लड़ाई डैश में लड़ी गई थी। तो आप सभी जानते हैं भाई, पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो दूसरी लड़ाई 5 नवंबर को हुई थी।
5 नवंबर 1556 को हुई थी। और तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तीसरी लड़ाई 14 जनवरी को हुई थी, ठीक है, 14 जनवरी 1761 को हुई थी, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है किस किस के बीच में हुई थी, कौन कौन जो है इसके अंदर जीता था। प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बता के आया हूं और इस वीडियो के नीचे भी आपको एक्सप्लेनेशन में एवरीथिंग डिटेल आपको मिल जाएगी मेरे भाई। ये बार बार मैं आपको एक्सप्लेनेशन क्यों बताता हूं या फिर लिख कर क्यों देता हूं, इससे तो भाई मेरी मेहनत डबल लग रही है। सिर्फ इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है, ये वीडियो देखने के बाद आप बार बार इसको मल्टीपल रिवाइज नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है ना आपका जहां से आप गुजर रहे हैं ना उस चीज़ से मैं जा चुका हूं मेरे भाई। क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें एक्स्ट्रा से कोई नहीं करता, कोई एक आधा बच्चा 10 में से कोई 1-2% कर ले तो कह नहीं सकते, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है। यहाँ पे पढ़ लिया तो पढ़ लिया, उसके बाद तो जयराम जी की है मेरे भाई, बाद में आपको याद नहीं रहती। क्योंकि जीके जीएस इसीलिए जो है इसको बेवफा बोला जाता है, क्योंकि आप चीज़ मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं करते हैं मेरे भाई, ठीक है। आप डेली इनको पढ़ेंगे ना, ये डेट्स जो डेली यहाँ पे दी गई है, मैं ये नहीं कहता किसी को याद नहीं है, डेफिनेटली आपको याद मिलेंगे, लेकिन 10 में से 7 बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये 14 जनवरी आपको याद नहीं होगा, ठीक है। ये सभी को याद होगा 1526, 1556, 1761, ठीक है। अब एग्जामिनर ये पूछेगा भी नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है ये आपने रट्टा मार रखा है। अब एग्जामिनर घुमाएगा तो यही घुमाएगा, डेट्स और मंथ में ही घुमाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन सेम रहने वाला है, बस उसको घुमा के दूसरे तरीके से पेश कर देगा आपके सामने। समझ गए बात? इसीलिए बार बार बोलता हूं ये चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, और इसमें जो है इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर जीत गया था, और यहीं से जो है मुगल साम्राज्य की नींव भी बढ़ गई थी मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी जानकारी क्लियर होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ये देखो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है सारी चीजें, ठीक है। अब जो बुक आप खरीद के लाएंगे ना 300 रुपए की, एक तो 300 रुपए भी आपको वहां पे देने पड़ेंगे, और ये जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया ना इंपॉर्टेंट, ये भी आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा मेरे भाई, चाहे तो आप ट्राई कर लेना मार्केट में जाके, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया? तो आप सभी जानते हैं एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे हरियाणा के जिनको जो है भारत का उप प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त था। हालांकि प्रधानमंत्री भी इनको बनाया जा रहा था, लेकिन इन्होंने खुद ही उस कुर्सी को त्याग दिया। ये बोले कि भाई ना भाई, मैं तो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। तो आप सभी जानते हैं जननायक के नाम से जो प्रसिद्ध है चौधरी देवीलाल जी हो जाएंगे, जननायक के नाम से ये प्रसिद्ध है, और ताऊ भी इनको कहा जाता है। चौधरी देवीलाल का जन्म आप सभी जानते हैं सिरसा के चौटाला गांव में हुआ था। और इनके बारे में क्या याद रख सकते हैं? 2 बार ये सीएम बने हैं, 2 बार ये सीएम बने हैं, ठीक है, 2 बार ये सीएम बने हैं, और 2 बार ये जो है उप प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। 2 बार ये उप प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपको डेट याद रखनी है कब कब बने हैं। एक तो भाई 1987 से, माफ कीजिएगा, एक तो 1977 से 79 के बीच में बने हैं, ठीक है, 79 के बीच में। और दूसरी बार कब बने हैं? दूसरी बार बने हैं 1987 से 89 के बीच में बने, ठीक है। ये 2 बार जो है ये मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद 2 बार ये उप प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। 2 बार उप प्रधानमंत्री कब बने हैं? एक तो 87 से 89 के बीच में बने, माफ कीजिएगा 89 से 90 के बीच में बने हैं, और एक 90 से 91 के बीच में बने हैं, ठीक है, 90 से 91 के बीच में बने। ये दोनों डेट्स आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इनका जो है मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, इनको आप जरूर याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये चौधरी देवीलाल जी हो जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखा भी होगा, ये देखो 1977 से 1979, और दूसरा काल था 87 से 89 का, ठीक है। 1989 से 90 और 90 से 91 के बीच में 2 बार इनको उप प्रधानमंत्री बना था। पहली बार जब ये उप प्रधानमंत्री बने थे श्री वीपी सिंह की सरकार में बने थे, और दूसरी बार बने थे श्री चंद्रशेखर की सरकार में जो है ये उप प्रधानमंत्री बने थे मेरे भाई, ठीक है। ये भी याद रखना किसके शासनकाल में जो है ये किसकी सरकार में उप प्रधानमंत्री बने थे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी को पता होगा, मद्य निषेध यानी कि शराबबंदी की यहाँ पे बात कर रहा है। 1 जुलाई 1996 को अध्यादेश पारित किया गया था, बाद में इसे वापस ले लिया गया, ठीक है। 1 जुलाई 1996 को जो है इसको लागू किया गया था, और कब तक रहा था? तो ये 1 अप्रैल 1998 तक रहा था, ठीक है, 1998 तक रहा था। और ये चौधरी बंसीलाल जी के द्वारा लगाया गया था, ठीक है, बंसीलाल जी के द्वारा लगाया गया था। इनको क्या कहा जाता है? आयरन मैन कहा जाता है, ठीक है, आयरन मैन, इनको लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो 3 बार जो है ये बंसीलाल हरियाणा के सीएम रहे हैं, आप सभी जानते हैं, लिखा भी होगा यहाँ पे, चलो नहीं लिखा कोई बात नहीं। 3 बार ये जो है बंसीलाल हरियाणा के सीएम रहे हैं। निषेध लागू ये सभी आप जानते हैं 1 जुलाई 1996 को लागू हुआ था, और इसको वापस ले लिया गया था भाई 21 महीने बाद जो है 1 अप्रैल 1998 को जो है इसको वापस ले लिया गया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? 7 अक्टूबर 2019 तक हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है। तो ये 2019 वाला आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है
जनवरी 2026 तक का याद रखना है। और आपको याद रखना है वर्तमान में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन हो जाएंगे, शील नागू हो जाएंगे। ठीक है, शील नागू हो जाएंगे, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चार मुख्य न्यायाधीश आपको याद रखने हैं। एक तो 2026 वाला यही मैंने आपको बता दिया, एक आप याद रखना है, एक आपको 1947 वाला। ठीक है, 1947 में कौन बने थे, 1947 में बने थे रामलाल बने थे। ठीक है, 1947 में रामलाल बने थे। क्यों बने थे, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय जो है भारत के दो टुकड़े हो गए थे, पंजाब पाकिस्तान को जो है अलग कर दिया गया था। और जो पंजाब हाई कोर्ट होता था ना, उस समय इसको लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। तो जो पंजाब होता था बहुत बड़ा क्षेत्र होता था पंजाब का। ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता था। उस समय जब ये टुकड़े हुए तो ये जो लाहौर होता था ना, लाहौर ये पाकिस्तान के अंदर चला गया और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। ये पश्चिमी पंजाब बन गया और ये जो है अपना पूर्वी पंजाब बन गया। ठीक है, तो इस समय रामलाल जो है इसके मुख्य न्यायाधीश होते थे। उसके बाद जो है 1947 में जो है इसका पूर्वी अपने पंजाब के लिए एक और उच्च न्यायालय की जरूरत पड़ी और पंजाब उच्च न्यायालय नाम से इसको बना दिया गया। कहाँ पर बनाया गया था, शिमला में इसको बनाया गया था। ठीक है, शिमला में इसको बनाया गया था पंजाब उच्च न्यायालय के नाम से। उसके बाद आपको याद रखना है 1955 में क्यों याद रखना है, क्योंकि इसी शिमला में जो है बहुत ठंड पड़ती थी, इसको जो है ट्रांसफर कर दिया गया था चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में ट्रांसफर कर दिया गया था। और इस समय इसके जो मुख्य न्यायाधीश होते थे वो कौन होते थे, अमरनाथ भंडारी होते थे। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे लिख देता हूं, अमरनाथ भंडारी। ठीक है, ये 1955 में होते थे। इसके बाद आपको याद रखना है 1966। इस समय भी जो है इसका नाम क्या होता था, हाईकोर्ट का पंजाब उच्च न्यायालय होता था। 1966 में जो है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट इसका नाम कर दिया गया। और इस समय जो है मुख्य न्यायाधीश कौन होते थे, तो इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन होते थे, मेहर सिंह जो है इस समय मुख्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, ये तीन आपको याद रखने हैं। और 2026 का आपको डेफिनेटली याद रखना है, शील नागू होते थे। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार मैं आपको बता के आया हूं, इसीलिए बोलता हूं प्रीवियस वीडियो आपको बेहद जरूरी है देखना। ठीक है, अगर आप 50 दिन का भी टारगेट मान के चलेंगे ना, अभी 50 दिन है डेफिनेटली आपके पास। ठीक है, अभी जो है फरवरी स्टार्ट हो चुकी है और अभी आपका कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, हरियाणा पुलिस का जब तक PMT PST डेट आपकी फाइनल नहीं हो जाती ना, तब तक हम इसको नहीं मान के चलेंगे कि आपका जो एग्जाम है वो 21 मार्च से पहले हो सकता है। ठीक है, डेफिनेटली मुझे अब पक्का यकीन हो गया कि आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल में ही होगा, क्योंकि अभी बोर्ड भी एग्जाम है, इतनी जल्दी इतना सारा सेटअप नहीं होने वाला। ठीक है, होगा तो फिर वो सबके लिए होगा, डोंट वरी। ठीक है, अगर 50 दिन भी आप मान के चलो ना, तो आपको लगेगा 142 शिफ्ट। अगर आप ऐसे देखिए ना, 142 शिफ्ट थोड़ी देखी जा सकती है हर एक दिन में। जिसको सिलेक्शन लेना है ना वो डेफिनेटली दे सकता है और इतना मुश्किल भी नहीं है। 50 दिन है ना, 50 दिन 50 दिए 5 दिए 15 हो जाएगा ना। तो एक दिन में अगर 3 वीडियो भी देखोगे ना, कोई मुश्किल बात नहीं है। तीन वीडियो का मतलब क्या है, यानी कि 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 आवर। और 1.5 आवर से देख लेना आप कितने घंटे आप अपने दिन में वेस्ट कर देते हैं फालतू की चीज़ों को देखने में इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फलाना हो गया, फोन ऑफ फ्रेंड हो गया, ये करने में आप अपना कितना टाइम वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं तो सिर्फ 1.5 घंटा दे रहा हूँ हरियाणा जीके के लिए। 1.5 घंटे से 2 घंटे दे देंगे ना, तो ये पूरी प्लेलिस्ट टनाटन हो जाएगी मेरे भाई, आपकी रिटन एग्जामिनेशन से पहले तक हो जाएगी। उसके बाद भी आप जो है MCQ लगा सकते हैं और टाइम मिला तो डेफिनेटली इसके अलावा भी मैं आपको और भी MCQ देने वाला हूँ मेरे भाई, बस आप करने वाले बनो मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया ना, सारी चीज़ें ऐसे ही करनी पड़ेंगी, यहाँ पे आप देख लेना। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, TB मुक्त हरियाणा मिशन डैश हरियाणा सरकार, इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग डिजीज और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय TB विभाग के बीच एक सहयोग प्रयास है। तो कौन सा हॉस्पिटल आ जाएगा, अपोलो नहीं आएगा, फोर्टिस नहीं आएगा, मेदांता आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ बुक आपको नहीं लेनी चाहिए, देखिए एक तो आप उसमें जो है आपके पैसे भी खर्च होंगे, 300 रुपये आपके खर्च होंगे। और बाद में जो है ये जो, चलो मान लेते हैं ये चीज़ें आपको पता भी होंगी, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय का करंट अफेयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये डिटेल आपको डेफिनेटली याद रखनी चाहिए। वैसे तो डिटेल आपको ये भी नहीं मिलेगी उस बुक में, लेकिन ये डिटेल आपको डेफिनेटली याद रखनी चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने पूरा जो DPR विभाग है ना, जो हरियाणा की सरकारी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं आपको DPR हरियाणा के विभाग पर मिलेगी। वहां से बिल्कुल ऑफिशियल एक एक चीज़ मैं लेके जाता हूं, मेरे को फाइंड करने में बहुत टाइम लग जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये अब आप मानेंगे, अब आपको लगेगा यार ये तो पुराना करंट अफेयर है, पूछा नहीं जा सकता। भाई बिल्कुल पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको स्टैटिक बेस के हिसाब से आपसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा, बताइए जो मिशन की शुरुआत थी ये कब हुई थी, 2014-15 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रमुख गतिविधियां आपसे पूछ लेगा भाई, जो है स्टेटमेंट बना के 1-2 डाल देगा। इस मिशन के लिए
डिजिटल एक्सरे एआई पावर्ड मशीनों से लैब मोबाइल वैन उपलब्ध कराई जाएगी। एक स्टेटमेंट ये होगी, एक स्टेटमेंट ये होगी, दो हो गई। अद्यतन तिथि यानी कि वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में इस मिशन को विजन 2025 टीबी मुक्त हरियाणा के तहत और तेज किया गया, जिसमें अडोप्ट ए डिस्ट्रिक्ट एक जिला गोद लेने जैसी पहल शुरू की गई है। बताइए, 3 स्टेटमेंट बेस बना के ये क्वेश्चन पूछ लेगा। कहाँ रहा, दोबारा बना दिया ना, करंट अफेयर प्लस जो स्टैटिक जीके है आपकी वो मिला के एक प्रॉपर क्वेश्चन बना दिया एग्जामिनर ने, और एग्जामिनर ऐसे ही बनाएगा मेरे भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो नॉर्मल जो आप हरियाणा जीके पढ़ते हो ना, जो स्टैटिक जीके होती है, और आप कहेंगे कि भाई 15 क्वेश्चन तो मेरे ठीक हो गए, उससे कम नहीं चलेगा मेरे भाई। जो एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन बच गए ना, वो इसी तरह के 5 क्वेश्चन बचेंगे, और इसी तरह के जो क्वेश्चन सोल्व करेगा ना मेरे भाई, वही जो है सिलेक्शन लेके जाएगा। और ये निजी भागीदारी मॉडल याद रखना, पीपी मॉडल पर ये आधारित है मेरे भाई, ठीक है। ऐसी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है रोहतक में मायना के रहने वाले अंतिम अमित पंघाल, ठीक है। तो पहले आपको याद रखना है, ये जो अमित पंघाल है ना, ये अमित पंघाल कहाँ के रहने वाले हैं, रोहतक का एक गांव है मायना गांव, ठीक है। दयाचंद मायना है ना, दयाचंद मायना को क्यों मायना बोलते हैं, वो मायना गांव है रोहतक में, उसी रोहतक के मायना गांव की वजह से दयाचंद मायना को दयाचंद मायना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, ये जो अमित पंघाल हैं, ये हरियाणा के जो है एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं, मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग का ये खेल खेलते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये हरियाणा के रोहतक के मायना गांव से संबंधित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी आपसे क्या पूछा, ये कौन सा खेल खेलते हैं। अब आपसे दूसरा सेम क्वेश्चन यही रहेगा, आपसे क्या पूछेगा, बताइए हरियाणा के अमित पंघाल जो कि मुक्केबाजी खेल खेलती है, ये हरियाणा के किस जिले और किस गांव से रहने वाले, डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना होगा मेरे भाई, ठीक है। और जो मेरा टेलीग्राम है ना, उसको जरूर से जरूर जो है ज्वाइन कर लेना। क्यों जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। वहां पर आपको पीडीएफ तो मिलती है सभी चीज की, ठीक है, पीडीएफ तो आपको डेफिनेटली मिलती है, लेकिन मैंने एक और चीज वहां पे शुरू की है। क्या एक और चीज शुरू की है, वहां पे जो डीपीआर है ना, हरियाणा विभाग का डीपीआर, यहाँ पे लिख देता हूँ, डीपीआर विभाग है ना जो हरियाणा का, यहाँ पे जो है ऑफिशियल जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट जो जितना भी डेली का करंट अफेयर आता है ना भाई, डेली करंट अफेयर हरियाणा का, तो ये मैं यहाँ से जो है पिक्स जो है खींचकर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाता हूँ। डायरेक्ट वहां से आपसे क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा, यकीन मानिएगा। तो उनको भी आप साथ देखते रहिएगा भाई, ठीक है। हर चीज वीडियो के अंदर करवाना भी जो है पॉसिबल नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। वैसे तो मैं करंट अफेयर करवाऊंगा, जैसे हमारा नेशनल करंट अफेयर चला हुआ है 2026 और 27 का ना, माफ कीजिएगा 2025 और 26 का, ठीक है, 25 और 26 का चला हुआ है। ऐसे ही मैं हरियाणा का भी कराऊंगा, लेकिन 2026 का जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ना, हर चीज़ आपको वीडियो में नहीं करवाई जा सकती, ठीक है। तो ये डेली करंट अफेयर जो है डीपीआर विभाग की ऑफिशियल जो स्कीम्स होती हैं, ऑफिशियल जो लॉन्चिंग होती हैं, ऑफिशियल जो तिथियाँ होती है ना, वो सारी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, तो इसको ज्वाइन जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। एवरीथिंग आपके लिए ये सब किया जा रहा है, आपके सिलेक्शन के लिए ये सब किया जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है, कोई भी अपने आप जज मत कर लेना कि ये नहीं आएगी मैं छोड़ देता हूँ। जो छोड़ना है मैं खुद बताऊंगा आपको क्या छोड़ना है। अभी तक मैंने कुछ नहीं छोड़ा, इसीलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे पता है कुछ भी पूछा जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। एक एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोबारा बता देता हूं, मैथ और इंग्लिश को स्किप मत करना बिल्कुल भी। कोई बच्चा ऐसा जो देख रहा है उसका मैथ और इंग्लिश जो वीक है ना, अभी भी आपके पास 50 दिन है, और 50 दिन में कितने टॉपिक्स किए जा सकते हैं, 25 टॉपिक किए जा सकते हैं। यानी कि एक दिन में 2 टॉपिक करोगे तो 25 तो आपको करने भी नहीं है। आपको कितने टॉपिक करने हैं, मात्र आपको 10 से 15 टॉपिक करने हैं, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 करने हैं, ठीक है। सारी आपकी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। और अगर एकदम आपके ऊपर ये सारी चीज़ें डाली जाएंगी ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 1 महीना रह गया, आपकी एग्जाम डेट आ गई रिटर्न, और तब मैं आपको बोलूँगा ना, तब आप नहीं कर पाएंगे। ये लिख के ले लेना मेरी बात, क्योंकि जो प्रेशर आता है ना दिमाग के ऊपर, आप सोच ही नहीं पाएंगे क्या करूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। तो अभी 50 दिन है, आराम से बैठ के रिलैक्स रहिएगा। हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करनी है, बस करनी आपको पड़ेगी दोस्त मेरे भाई, ठीक है। मैं आपके दिमाग में नहीं जा सकता, ना ही मैं आपको कर सकता हूं, ठीक है, ना मैं आपके दिमाग में डाल सकता हूं। मैं बस आपको बता सकता हूं कैसे आपको करनी है, चलना आपको खुद ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, 15 नवंबर 2019 तक हरियाणा राज्य मंत्रिमंडल में बिजली, नई और नवीकरणीय ऊर्जा के कैबिनेट पोर्टफोलियो का संचालन करता था। तो ये 2019 का, ये छोड़ देना, वर्तमान 2026 का बताओ फटाफट से कौन इसका संचालन करता है, ठीक है। 2026 का बताना है आपको, ठीक है। जनवरी 2026 का बताओ भाई, ये हरियाणा राज्य मंत्रिमंडल में बिजली, नई और नवीकरणीय ऊर्जा के कैबिनेट पोर्टफोलियो का संचालन कौन करता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, हर्षवर्धन की जीवनी डैश द्वारा लिखी गई थी। तो आप सभी जानते हैं भाई इनके दरबारी कवि कौन होते थे,
इनके दरबारी कवि होते थे। ठीक है, इनके दरबारी कवि कौन होते थे? बाणभट्ट। और इन्हीं के द्वारा जो है इनकी जो जीवनी थी ना उनको जो है लिखा गया था मेरे भाई। ठीक है, हर्षचरित्रम जो है इनके द्वारा लिखा गया था। और भी इनकी काफ़ी सारी जीवनी है, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, आपको पता भी होगा बाणभट्ट द्वारा राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि होते थे, यानी कि इनके दरबारी कवि होते थे। इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी, यहाँ पे देखो हर्षचरित्रम इन्होंने लिखी थी, कादम्बरी इन्होंने लिखी थी, चंडी शतक जरूर याद रखना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रहती है, हर्षचरित्रम और कादम्बरी। ठीक है, तो चंडी शतक भी जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, इसको याद रखना। और इनका जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया ना, एक बार जो है इनको आंखों के आगे से निकाल लेना। हो सकता है ये तीनों आपको दे, आपको तीनों ये पता है, हर्षचरितम भी पता है, ये भी देगा आपको स्टेटमेंट में, कादम्बरी ये भी देगा, चंडी शतक आपको ये भी देगा। वो चेंज कहाँ करेगा? चेंज वो यहाँ पर कर देगा। ठीक है, यह संस्कृत साहित्य की जगह यहाँ पे क्या लिख देगा? यह एक हिंदी साहित्य था। भगवती चंडी की स्तुति में 100 श्लोक लिखे गए, यहाँ पे क्या दे देगा? इसमें जो है 200 श्लोक लिखे गए। ऐसे स्टेटमेंट वो चेंज करेगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बस वो पूछने का तरीका चेंज कर देगा मेरे भाई। समझ रहे हो? आगे रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद, ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। इसके दरबार में जो है एक और वो आया था प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग, जिसको जो है क्या बोला जाता था, जिसको जो है यात्रियों का राजकुमार बोला जाता था। और इसने जो है CU की पुस्तक लिखी थी मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी मेरे भाई। समझ गए? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था? तो हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र आप सभी जानते हैं कौन सा हो जाएगा? हरिभूमि हो जाएगा। ठीक है, हरिभूमि राष्ट्रीय समाचार पत्र था। कब इसको लॉन्च किया गया था? 1996 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। और ये क्या लॉन्च किया गया था? साप्ताहिक लॉन्च किया गया था। ठीक है, साप्ताहिक लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको दैनिक में कब बदल दिया गया? दैनिक समझते हैं ना, दैनिक में इसको कब बदल दिया गया था? तो दैनिक में इसको जो है 1997 में बदल दिया गया था। ये क्या मतलब है? साप्ताहिक का मतलब है 1996 में जब इसको लॉन्च किया गया था, ये वीक में सिर्फ एक ही बार आता था। दैनिक का क्या मतलब है? 1997 में इसको जो है डेली आने लग गया फिर एक बार। ठीक है, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे डेली आने लग गया। ये चीज़ आप याद रखेंगे। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, कैप्टन अभिमन्यु इसके संचालक थे भाई। अभिमन्यु कैसे लिखेंगे? अभिमन्यु। ठीक है, अभिमन्यु इसके संचालक थे। ये आप याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, पढ़ तो सकते हैं ना, मेरे लिए नहीं पढ़ रहे, आपके लिए भी मत पढ़ो, लेकिन अपने माता पिता के लिए जरूर पढ़ लेना मेरे भाई। दिन रात जो मेहनत करके आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं ना, यकीन मानिएगा मुझे नहीं लगता कुछ एक बच्चों को छोड़ दिया जाए तो सभी बच्चों के आज तक बढ़िया फ़ोन भी मिलेंगे, बढ़िया गैजेट्स मिलेंगे, लैपटॉप भी आपके पास मिलेगा, सब कुछ वो आपको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं मेरे भाई? सुबह से लेकर शाम तक वो नौकरी पे जाते हैं ना, एक बार जब वो घर आए ना, उनकी आंखों में आंखें मिला के देख लेना। आप 25-26 साल के तो अभी भी मिलेंगे ना मेरे भाई, तो कोई छोटी एज नहीं होती है। आप हो गए हैं, पूरे लायक हो गए हैं, कमाने खाने वाले हो गए हैं। ठीक है, तो एक बार उनकी आंखों में देख लेना, क्या सच में मैं सही चल रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ? जो आप बाहर घूमते हैं, दोस्तों के साथ बाहर घूमते हैं, फोन ऑफ फ्रेंड करते हैं, मैं ये नहीं कहता ये चीज़ें बंद कर दो, ये चीज़ें अपनी जगह है, अट्रैक्शन ऑफ लाइफ है ये। ठीक है, ये चलेगा आपके साथ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये जो माँ बाप जो इस तरफ खड़े हैं ना, वो आपसे कुछ आस लगाए हुए खड़े हैं कि मेरा बेटा जो है अच्छी सरकारी नौकरी लगेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। ये जो चीज़ है ना, इनके मुकाबले भाई ये चीज़ें कुछ भी नहीं है मेरे भाई। इनको त्याग किया जा सकता है, इनको दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन जो ये चीज़ है ना, ये कहते हैं ना वो साइंस में एक दो चीज़ होती है ना, कौन सी? एक तो जो दोबारा बन जाती हैं प्रकृति में चीज़ें, रिसाइकल हो जाती है, और एक जो रिसाइकल नहीं होती। तो ये वही नॉन रिसाइकल चीज़ें हैं मेरे भाई। एक बार ये चली गई ना तो चली गई मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए जो ज़िंदगी आपको लाइफ में जो आपको हरियाणा पुलिस का चांस मिला है, किसी का लास्ट चांस होगा। ठीक है, किसी के वैसे तो 2 ही चांस मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एज रिलेक्शन मिल जाए तो अलग बात है। तो इन चांसों को ख़राब मत जाने देना, लाइफ बहुत बड़ी है, ये चीज़ें कभी भी आप कर सकते हो मेरे भाई। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। तो माँ बाप के बारे में सोच लेना, अपने आप जो अंदर आपका मोटिवेशन है ना, वो किसी को भरने की जरूरत नहीं है, अपने आप जाग जाती हैं ये चीज़ें मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी ईजी है। कारगिल कार्टून फीचर से जुड़े हरियाणा के कार्टूनिस्ट कौन हो जाएंगे? शेखर गुरेरा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? भारत गणराज्य के हिस्से के रूप में हरियाणा एक स्वतंत्र राज्य कब बना? तो आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को बना था। 17वां राज्य बना था। ठीक है, 17वां राज्य बना था। 18वां संशोधन किया गया था। ठीक है, 18वां संशोधन किया गया था। और आप क्या याद रखेंगे? हुकुम सिंह समिति के बारे में बहुत बार बता चुका हूं, आगे भी बताऊंगा, क्योंकि ये याद रखनी है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। इसका गठन कब किया गया था? 23 सितंबर 1965 को किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? मार्च 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। फिर इसने जो है शाह आयोग का गठन किया था। शाह आयोग का गठन क्यों किया था इसने? क्योंकि हरियाणा की सीमा निर्धारित करनी थी। और इसका गठन इसने किया था 23 अप्रैल
23 अप्रैल 1966 को किया था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इसने अपनी अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 31 मई 1966 को जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, बार बार बताऊंगा। अगर आप जो फ्रस्ट्रेट होते हो ना, बोर होते हो, तो होने दो भाई। आप सिर्फ एक काम कर सकते हो कि आप ये जो चैनल है ना इसको स्किप करके कहीं और जा सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि भाई आपका सिलेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही आपको पढ़ाऊंगा, बोरिंग लगता है तो लगने दो मेरे भाई, लेकिन जब सिलेक्शन लगेगा ना तो यही बोरिंग चीज़ आपको इतनी अच्छी लगेगी जिसका कोई मुकाबला नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हो। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। और और तो कुछ नहीं है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में क्या बोला गया? कितने राज्य हरियाणा की सीमा छूते हैं? तो आप सभी जानते हैं 5 राज्य हैं, 5 राज्य हैं। और क्या हो जाएगा? 2 यूटी हो जाएंगे, ठीक है, 2 यूटी हो जाएंगे। तो 5 राज्य जो है हरियाणा की सीमा को छूते हैं, तो यहाँ पे 5 राज्य हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा? आप सभी जानते हैं भाई, राजस्थान जो है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश उत्तर पूर्व में है, उत्तराखंड उत्तर पूर्व में, यमुनानगर के साथ सबसे छोटी सीमा है। बताओ कितने किलोमीटर जो है यहाँ पर उत्तराखंड के साथ मिलती है मेरे भाई, ठीक है। कालेसर वन वाला जो हिस्सा है ना वो उत्तराखंड को टच करता है मेरे भाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश आप सभी जानते हैं पूर्व में यमुना नदी से ये विभाजित है, 320 किलोमीटर जो है ये जो है नदी है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यूटी, अच्छा ये यूटी नहीं लिखा गया, चलो कोई बात नहीं। चंडीगढ़ कहाँ पर है भाई? चंडीगढ़ यूटी है, ठीक है। चंडीगढ़ कहाँ पर है? चंडीगढ़ ऊपर है ना, उत्तर में आ जाएगा। दिल्ली है, दिल्ली भी यूटी है। दिल्ली कहाँ पर है? दिल्ली इस साइड है ना, यूपी के नीचे है दिल्ली। दिल्ली पूर्व में आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है, दिल्ली पूर्व में आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी छोर किस राज्य में समाप्त होता है? तो आप सभी जानते हैं गुजरात के पालनपुर में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे लिख दिया, ये देख लेना, ठीक है। विस्तार जो है अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। यह उत्तर पूर्व में दिल्ली रायसना हिल से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा और राजस्थान से गुजरते हुए गुजरात के पालमपुर के पास समाप्त होती है। दक्षिणी छोर की बात करूँ तो आधिकारिक भौगोलिक रिकॉर्ड्स के अनुसार इस श्रृंखला का दक्षिणी पश्चिमी या अंतिम छोर गुजरात राज्य में स्थित है। कुल लंबाई की बात करूं तो यह श्रृंखला लगभग 670 से 692 किलोमीटर लंबी है, जिसका लगभग 80% राजस्थान के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा में अरावली पर्वतमाला कहाँ कहाँ स्थित है? तो ये देख लेना, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, नूंह, महेंद्रगढ़, अरावली में जो है ये फैली हुई है। इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है ये फैली हुई है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? प्रसिद्ध कपाल मोचन मेला हरियाणा राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो काफी इजी क्वेश्चन है। यमुनानगर जिले में जो है कपाल मोचन का मेला लगाया जाता है। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैंने डिटेल से यहाँ पे लिख दिया है, बस इसको आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये पढ़ना है। यहाँ से एक्सप्लेनेशन से डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा कि कपाल मोचन मेला कहाँ पर लगता है, ये सभी को पता है, एग्जामिनर को पता है, ये आपको पता है कहाँ पर आयोजित किया जाता है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसी के थ्रू आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट दिया गया, याद रख लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में क्या बोला है? अनंगपुर बांध जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं अनंगपुर बांध जो है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये देखो फरीदाबाद जिले के अंदर अनंगपुर गांव के पास स्थित है। ये एक ग्रेविटी डैम है, ठीक है। तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर के द्वारा इसको बनाया गया था। और ये जो अनंगपाल बांध है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो बनाया गया था ना भाई, क्या बनाया था? सूरजकुंड वाला जो हिस्सा है वहां पर ही इसको बनाया गया, उसके आसपास ही अवस्थित है। और सूरजकुंड किसने बनाया था? सूरजपाल जी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद विशेषता देख लेते हैं। विशेषता इसमें जो है भारत के सबसे पुराने जीवित बांधों में से एक माना जाता है। अरावली पहाड़ियों से आने वाले वर्षा जल को रोकने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। ये देखो सूरजकुंड परिसर के पास जो है ये समीप है, ठीक है, पर्यटन। तो ये सूरजकुंड किसने बनाया था? सूरजपाल के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल का मतलब है यहाँ से आपसे जनवरी 2026 का पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पुराने वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आशीम कुमार घोष हो जाएंगे, ठीक है। प्रोफेसर आशीम कुमार घोष हो जाएंगे, ठीक है। आशीम कुमार घोष हो जाएंगे, ठीक है। आशीम कुमार घोष हो जाएंगे। और ये कौन से नंबर के हो जाएंगे? तो ये कौन से नंबर के हो जाएंगे? 19वें नंबर के राज्यपाल है। 19वां नंबर भी आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। इससे पहले कौन होते थे? बंडारू दत्तात्रेय होते थे, ठीक है। बंडारू दत्तात्रेय होते थे। दत्तात्रेय कैसे लिखेंगे? दत्तात्रेय, अरे यार
दत्तात्रेय, ये कौन से थे? 18वें नंबर के थे। 17वें नंबर के भी आपसे ये पूछा जा सकता है, सत्यदेव नारायण आर्य होते थे, ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य, ये तीनों जो है आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे डेट आपको याद नहीं है, ठीक है। इनको शपथ किसने दिलाई थी? तो पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने जो है इनको शपथ दिलाई थी, यह भी आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया बाटा जूता विनिर्माण कारखाना हरियाणा के डैश जिले में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं ये कहाँ पर अवस्थित है? फरीदाबाद के अंदर अवस्थित है। बाटा इंडिया लिमिटेड का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विनिर्माण संयंत्र फरीदाबाद में स्थित है। आधिकारिक रिकॉर्ड्स के अनुसार इस कारखाने की स्थापना 1951 में हुई थी। औद्योगिक महत्व की बात करूँ तो फरीदाबाद के बाटा चौक और इसके आसपास का औद्योगिक क्षेत्र इसी कारखाने के नाम पर प्रसिद्ध है। यह प्लांट न केवल हरियाणा बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए फुटवियर जो है उत्पादन का प्रमुख केंद्र रहा है मेरे भाई, ठीक है। ये नीचे आंसर की आ गई है। तो ये टॉप 17 क्वेश्चन थे जो हमने काफ़ी बारीकी से जो है इनका डिटेल से पोस्टमार्टम किया है यहाँ पर मेरे भाई, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन अब आप देख लेना, बुक से जो है इतना डिटेल में आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। मकसद सिर्फ इतना ही है, 5000 आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे अच्छे तरीके से जो है अपने रिटर्न एग्जामिनेशन से पहले। कोई फर्क नहीं पड़ता आप इन वीडियो से कर लो या फिर किसी बुक से कर लो मेरे भाई, ठीक है। बस आप ये 50,000 क्वेश्चन कर लो, 5,000 क्वेश्चन कर लोगे तभी जाके जो है हरियाणा जी के ऑलमोस्ट आपकी जो है कवर हो पाएगी मेरे भाई। और आपको डिटेल से ऐसी ही पढ़नी पड़ेंगी चीजें, तभी आप जो है प्रिपेयर हो पाओगे किसके लिए? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका दिमाग आप काफी ज्यादा है मुझसे, आई नो, ठीक है। आप काफी अच्छे तरीके से सोच विचार कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपका भी कोई डाउट क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बस इतना सा काम आप जरूर कर देना और शेयर करो तो करो, वरना कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। लाइक जरूर कर देना, बस इतना सा मोटिवेशन आप मेरे लिए कर सकते हो। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर जो इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो सेशन कैसा लगा और आपका स्कोर यहाँ पर कितना बन रहा है मेरे भाई, ठीक है। और वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।